हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान के क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, थोड़ी सी खुशी मिलती है यार। तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन के लिए कम से कम एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ी सी मेहनत के लिए तो दे ही सकते हैं ना। तो चलिए आज का लेसन है आप लोग का अध्याय 10th आपके 6th स्टैंडर्ड का। क्या कहते हैं आपके नए साम्राज्य और राज्य जो होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताती हैं आपकी प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद के एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया था। देखिए जो आपके गुप्त काल आया तो आपके दरअसल जो अरविंद गुप्त काल के प्रसिद्ध राजा थे, तो उनकी समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने, अब समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त आपका राजा था वो अब उनकी भूमिका को अदा करने जा रहा था, मतलब उनकी शासन पर अब ये राजा बनने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद के एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिशेन द्वारा काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले तो था ही, लेकिन गुप्त काल जब आया तो गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखिए कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, योद्धा समुद्रगुप्त, ये आपके हरिशेन ने लिखा है। क्या लिखे हैं? तो हरिशेन ने आपके प्रशस्ति लिखी है, वो भी आपके संस्कृत भाषा में। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गंदाओं, नुकीलों, तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यह वर्णन जो है राजा की प्रशंसा बता रहा है। क्या बता रहा है और किसने किया है? तो आपके हरिशेन ने किया है। जो राजा दरबारी कवि होता है हरिशेन, उसने अपने प्रशस्ति में लिखा है। किसके बारे में? तो राजा समुद्रगुप्त के बारे में। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट से के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति के प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त, जो आपका हरे रंग का क्षेत्र है वहाँ पे, तो वो आर्यावर्त और उनके 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को टॉपिक करा रही हूँ ना, ये एज इट इज आपके CTET में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते चलेगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना। बोल रहे हैं आप लोगों से कि जो आर्यावर्त, जो हरे रंग का क्षेत्र था, उनमें 9 शासकों का है, ठीक है, आर्यावर्त के, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति, देखिए जाहिर सी बात है एक प्रभावशाली राजा है, ठीक है,
राजा क्या होता है, तो राजा हरे रंग का जो क्षेत्र आर्यों का क्षेत्र है उनमें 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त हरा देता है और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो जो अगल बगल के राजा हैं, जो दक्षिणापथ के 12 शासकार हैं, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर अभी आप लोग को मानचित्र भी दिखा रहे हैं। तो इन सब हार जाने के डर से इन सब ने क्या किया, आके खुद को समर्पित कर दिए। फिर अब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने इनको शासन करने की अनुमति दे दी। जाहिर सी बात है, अगर आपसे अब ये लोग डर के क्या किए, इनको समुद्रगुप्त के सामने हार मान लिया। अब हार मान लिए तो जाहिर सी बात है ना कि समुद्रगुप्त उन्हें शासन करने की अनुमति देगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो दक्षिणापथ के शासक आते हैं 12 शासक, उन्होंने हार मान ली थी, जिन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है। फिर आप लोग यहाँ पर भी एक और चीज़ देख सकते हैं कि पड़ोसी देश आते हैं, आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है, जिसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप लोगों को इसके पहले जो लेसन हुआ था उसमें आप लोगों को ये बता चुके हैं कि पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ जो आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। फिर बोल रहा है कि बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। देखिए, मैं एक एक टॉपिक आप लोग को बहुत मतलब समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण करा रही हूँ। अगर आप लोग को सच में सीटेट पास करना है ना, तो आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, ताकि आप लोग को फिर किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बोल रहे हैं कि बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे कर दिया। देखिए, अब बाह्य इलाके में एक शासक आते हैं, नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः वो हैं कुषाण वंश के। तो कुषाण तथा शक वंश के थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। इन्होंने क्या किया कि समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह अब समुद्रगुप्त से कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छा, एक चीज़ और आप लोग लेगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे लाल बिंदु आप लोग को दिख रही है, ये आपके दक्षिणापथ के शासक जिन्होंने खुद को राजा के पास समर्पित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को आंतरिक राज्य दिख रहा है, यह है आपका आंतरिक राज्य, यह है बाहरी राज्य, है आर्यावर्त। आर्यावर्त कौन होते हैं, तो जिन्होंने राजा से हार नहीं मान ली, जिनको राजा हरा देता है, वो आपके आर्यावर्त आते हैं। बाहरी राज्य में कौन कौन आ रहे हैं, तो बाहरी राज्य से आपका नेपाल आता है, आपके बंगाल की खाड़ी से लोग आते हैं जो राजा के लिए उपहार लेकर आते हैं। आंतरिक राज्य में कौन आएगा, तो आंतरिक राज्य में आपके कुषाण वंश के और श्रीलंका के शासक आएंगे, जो अपनी पुत्री का विवाह राजा को कर देते हैं। तो ये आपको दर्शाया भी गया है यहाँ पे, जो आपकी बैगनी कलर है, ये आपके आंतरिक राज्य में, जिसमें थानेश्वर आएगा। बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ पे बाहरी राज्य में दिख रही है। बंगाल की खाड़ी कहाँ दिख रही है, यहाँ बल्लभी, यहाँ पे दर्शाया गया है नीले रंग से आपके बाहरी राज्य से आपके कौन कौन आते हैं, तो नेपाल और बंगाल के लोग आते हैं जो राजा के लिए उपहार लेकर आते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका राजा जो हार चुका है, कौन है, तो ये है आपका आर्यावर्त। कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र, नालंदा, जिसे राजा इनको हरा देता है, ये वो शासक हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके गुप्त वंश द्वारा जीते गए जो नगर होते हैं, ये रेड से यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख ही लिए कि ये बाहरी आपका क्या हुआ, आंतरिक राज्य आपका ब्लू, आपका फिर आपका ये ब्लू नहीं, इसको क्या बोलेंगे, बैगनी बोलेंगे, इसको ब्लू बोलेंगे, का ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ पे दर्शा भी दिया गया है लक्षद्वीप, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो राजा होते हैं, कुछ राजा खुद हार मान लेते हैं, कुछ राजा के लिए पुरस्कार लेके आते हैं, और कुछ राजा जो होते हैं क्या करते हैं,
हरा दिए जाते हैं। और दक्षिणापथ के शासक जो यहाँ पे अमरावती, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है महाबलीपुरम, कांचीवरम, चोल, मदुरै, पांड्या, चेर सॉरी महाबलीपुरम, अरिकमेडु और पुहार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर एक चीज़ और देखते चलिए कि अधिकांश प्रशस्तियाँ जो थी शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, तो वे पहले ऐसे राजा थे जो आपके गुप्त के पिता थे। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त थे, तो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख भी मिलता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व भी बढ़ गया होगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ समुद्रगुप्त के बारे में। हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में जानकारी आपको अध्याय 11 में मिलेगी। चलिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासक के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही आपके राजा हुए थे हर्षवर्धन। करीब उन्होंने 14 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी भी लिखी है। हर्षचरितम है। हर्षचरितम संस्कृत भाषा में है, ये हिंदी में लिखा गया है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते उनके राजा बनने तक का निर्णय तक वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग, जिनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ चुके हो, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है आपके हेनसांग ने। चलिए, यहाँ तक आप हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। उनकी बहन हुई कन्नौज। देखिए ये क्वेश्चन बन कर के आता है, इसीलिए आप लोग को टॉपिक एक एक क्लियर कराते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। देखिए यहाँ तक आप लोग पढ़े थे कि हर्षवर्धन, यहाँ पे आ गए आप लोग पल्लव और चालुक्य। कहाँ आ गए? तो पल्लव और चालुक्य पर। तो पल्लव चालुक्य जो बोल रहा है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। जो चालुक्यों का राज्य था वो आके कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। इनके पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां एक मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध वहाँ के शहर थे उनको मुख्य रूप से निशानी बनाया जाता था। पुलिकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इससे उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलिकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलिकेशन जो द्वितीय थे उनको उनके चाचा से यह राज्य मिला था।
चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। अभी आप लोग को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलिकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। फिर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अनंतः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। आप देखिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा है। जो कर होता है भूमि कर, कृषि कर, तो इन राजाओं के लिए भूमि कर जो था सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है। प्रशासन के प्राथमिक इकाई गांव होती थी। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है। अगर आप लोग को हार्ड लगे ना तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे भी करके देखा करिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता चले। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। जो आपके हरिशेन थे अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात उसको बोला जाता है मुख्य न्याय अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी एक मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों का काफिला, नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है आप लोगों से, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। इसमें से जो राजा होते थे, कुछ राजा इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपनी राज्य खुद स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित रहते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें कुछ को भूमि दान भी दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। देखिए कोई भी व्यक्ति वहाँ के जो मान लीजिए वहाँ के शासक अगर दुर्बल हो जाते थे, तो ये जो सामंत लोग होते थे ना, वहाँ मतलब स्वतंत्र होने की, खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करने लगते थे। यहाँ के जो व्यक्ति सामंत होते थे, इनकी बात बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी, तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थीं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ कि जो देखिए जो पल्लव अभिलेख थे, कई स्थानीय सभाएं की चर्चा मिली हैं। इनमें से एक था कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा गया है। ये सभाएं
उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, जो नगरम होता था, व्यापारियों के संगठन का नाम दिया गया। और ये सीटेट में एज इट इज पूछ के आया है कि नगरम होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि नगरम व्यापारियों का एक संगठन कहलाता था। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थीं। नेक्स्ट है आप लोग के स्क्रीन पर, उस जमाने में जो आम लोग होते थे, तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिली है। चलो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों की एक रोचक बात यह है कि राजा अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोली। देखिए ये भी जो मैं टॉपिक जितना बोलूँ ना, अगर आप लोग एक एक कॉपी में नोट करते चलेंगे ना, समझ लीजिए आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। देख रहे हैं कि बोल रहा है कि जो आपके राजा होते थे, अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलती हुई दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक राजा शकुंतला और आपके राजा दुष्यंत की कथा है। युवती के प्रेम का इस नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। यहाँ तक देखिए, ये देखिए आप लोग कहानी सुने ही होंगे दुष्यंत और शकुंतला की, तो फिर यह क्या बताएं। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी किया गया जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीनी तीर्थयात्री फाहियान उन लोगों पर भी ध्यान दिए हैं जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मान, जो राजा होते होंगे चाहे जो भी ऊंचे लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जो वहाँ के छोटे लोग थे उन्हें अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। जो वहाँ के छोटे छोटे लोग होते थे, चाहे मान लीजिए जातिवाद पर, चाहे गरीबी पर जो भी भेदभाव किया जाता होगा, तो वो लोग क्या करते थे, तो उनको शहर से बाहर रखते थे। अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना भी होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। जो कि देखिए ये लोग जो आते थे शहर में, अगर उन लोग को आना भी होता था, तो वो लोग क्या करते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा जो मतलब बजाते आते थे, मतलब किसी पे चोट करते आते थे, ताकि यह आवाज़ सुनकर लोग संभल जाएं कि वो लोग आ रहे हैं। तो लोग सतर्क इसलिए हो जाते थे कि कहीं उनको छुआ ना जाए। तो ये चीज़ किसने लिखा है, तो ये आपके फाहियान ने लिखा है। इनकी दुर्गति पर भी उन्होंने एक नज़र उन्होंने भी डाला है। फिर देखिए ये समानता और असमानताएं अभी नहीं, ये मतलब समझ लीजिए पता नहीं कब से चली आ रही है। सोचिए एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन होता था और शबाब होता था। असबाब क्या होता था, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे। खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार भी करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख भी सकें। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
ये जो सेनाएं होती थी अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी भी छोड़ जाती थी। जो सेनाएं होती थी वो क्या करती थी, जो विनाश होता था और जो विध्वंस होता था उनकी निशानी को भी वो लोग वहाँ पे छोड़ दिए जाते थे। अक्सर गांव वालों की झुपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। इन राजाओं की जो देखिए ये जो आपको टॉपिक दिया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो राजा होते थे अपने साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन हुआ, असबाब, सोने के पायदान, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। सारी चीज़ें ठेले गाड़ियाँ पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ संगीतकार भी होते थे, नगाड़े होते थे, बिगुल तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते पे पड़ने वाले जो गाँव वाले लोग होते थे, उनका जो राजा वहाँ से जा रहे हैं उनका सत्कार वो लोग करते थे। दही गुड़ तथा फूलों का उपहार भी वो लोग लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। जो जानवर उनके साथ चलते थे उनको चारा भी वो लोग देते थे। और वो लोग राजा से इसलिए भी मिलना चाहते थे ताकि वो अपनी शिकायत या अनुरोध जो भी हो वो कर सकें। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश या विध्वंस की निशानी छोड़ती जाती थी। अक्सर गाँव की झोपड़ियाँ हाथी मतलब झोपड़ियों को भी तोड़ते थे। हाथी तो जो झोपड़ियाँ होती थी गाँव वाले की झोपड़ियाँ, उनको हाथी जो होती थी कुचल डालती थी। और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इससे हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। चलिए नेक्स्ट है, अन्यत्र भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि मरुभूमि होते हुए भी सदियों में अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अरब में पहले रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ काबिले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि भी स्वस्थ रख सकता है। जो ऊँट होते हैं वो एक मजबूत जानवर है जो मतलब मरुस्थल होता है वहाँ पे भी वो स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश भी दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान, स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लाए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। जो अरब के सिपाही थे लगभग आपके करीब 1300 साल पहले ही सिंध जो अब पाकिस्तान कहलाता था उसको जीत लिया था। तो चलिए अब थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन भी कर लीजिए आप लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सही और गलत बताओ। हरिशेन ने गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी, तो नहीं। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के प्रशंसा में क्या लिखी थी, तो प्रशस्ति लिखी थी, ना कि आपके गौतमी पुत्र शातकर्णी के। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। आर्यावर्त के शासक को तो ये हरा दिया था, तो वो भेंट क्यों लाएंगे, तो ये बात भी गलत है। दक्षिणापथ के 12 शासक थे, ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत है। और फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो था तक्षशिला और मदुरै थे, दिया है। फिर आपसे नेक्स्ट बोल रहा है कि एहोल पल्लवों की राजधानी थी।
गलत दिया है। फिर आपसे बोला दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही हैं, ये आपका सही है। यहाँ तक आप लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो बाणभट्ट, हेनसांग और रवि कीर्ति ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ये तीनों लेखक हैं, बाणभट्ट हैं, हेनसांग हैं और आपके रवि कीर्ति हैं। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। तो राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, परंतु इसके साथ कुछ अन्य सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इनके नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इसके बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर लेकर वसूलते थे जिसमें वे सोना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे वहाँ सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है कि इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या नई चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। तो इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में नई चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाने लगे थे। जैसे कवि हरिशेन जो थे अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरीश एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार माते माटे अर्थात जैसे कि हरीश एक महादंडनायक होने के साथ साथ मारा अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इससे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान शामिल भी थे। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या करना पड़ेगा। तो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को निम्नलिखित काम करने पड़ेंगे। उसे शाही वेशभूषा, उसे बैठकर वीणा बजानी होगी, उसे कविता करना होगा, उसे राजाओं से युद्ध करना होगा, उसे विद्वानों का आदर करना होगा। नेक्स्ट है कि क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर के कारण बताओ। प्रशस्तियां संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी और उस समय में संस्कृत भाषा एक वर्ग विशेष का आधिपत्य था। आम लोग न तो संस्कृत भाषा पढ़ सकते थे न ही समझ सकते थे, इसीलिए प्रशस्तियां आम लोगों की समझ से दूर थी। आओ करके देखें। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे, कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे। एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो यहाँ पे छात्र इसका उत्तर खुद लिखेंगे। ये तो आप लोगों को ये 6th स्टैंडर्ड का सीरीज है तो थोड़ा सा उसमें बच्चे जो लिखेंगे, अब ये स्टोरी जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें लिखने के लिए बोल रहा है। तो आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है, तो छात्र इसका उत्तर खुद लिखेंगे। तो यहीं तक आप लोग का था। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको क्लास बढ़िया लगे और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए टॉपिक प्रोवाइड कराएं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। अगर सच में आप लोगों को क्लास बढ़िया लगे तो प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मोटिवेशन के लिए। और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।